डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे कक्षा 11 की सेकंड चैप्टर परमाणु संरचना की सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा परमाणविक प्रजातियाँ, यानी एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड एटॉमिक स्पीसीज। देखिए, परमाणु संख्या या नाभिकीय आवेश, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक या जेड कहते हैं। यानी किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उनको परमाणु क्रमांक कहा जाता है, और प्रोटॉन की संख्या के कारण ही किसी परमाणु की नाभिक पर धनावेश उपस्थित होता है। तो हम कह सकते हैं किसी भी नाभिक पर उपस्थित कुल धनावेश प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। देखिए, परमाणु क्रमांक मोजले ने निम्न प्रकार से ज्ञात किया। मोजले ने एक इक्वेशन दी, रूट म्यू इजकल टू ए जेड माइनस बी या ए जेड माइनस ए बी। तो रूट म्यू एस माइनस वन और जेड के बीच में एक ग्राफ इन्होंने खींचा, तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन आई, ठीक है, जहाँ म्यू इजकल टू एक्स किरणों की आवृत्ति और जेड है धातु का परमाणु क्रमांक, ए और बी है यहाँ पर स्थिरांक। देखिए, ये जो मोजले समीकरण है, इस मोजले समीकरण में ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इसको केवल लिखने की आवश्यकता है। बहुविकल्पीय प्रश्न में केवल इतना पूछा जा सकता है कि मोजले समीकरण लिखिए, ठीक है, उससे ज़्यादा डिटेल आपके कोर्स में यहाँ पर नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ पढ़ने की है वो है परमाणु क्रमांक, कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक को दर्शाती है। यानी यदि हम किसी उदासीन परमाणु की बात करते हैं तो उस उदासीन परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या है वो ही उसका परमाणु क्रमांक बताती है। और क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, जिसके कारण नाभिक भी धनावेशित हो जाता है, इसलिए किसी परमाणु का कुल धनावेश उसके परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। परमाणु क्रमांक नाभिक पर बराबर होता है नाभिक पर धनावेशों की संख्या बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई एक चीज़ हमें पता लग जाए, परमाणु क्रमांक पता लग गया तो प्रोटॉनों की संख्या पता लग गई प्लस इलेक्ट्रॉनों की पता लग गई। तो यानी परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उदासीन, आयनिक नहीं, धनावेशित या ऋणावेशित नहीं, उदासीन, यानी परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होना चाहिए। चौथा नंबर है, दो भिन्न धातुओं का परमाणु क्रमांक समान नहीं हो सकता। यानी परमाणु क्रमांक अपने आप में विलक्षण है, जो कभी भी रिपीट नहीं होता। भिन्न भिन्न परमाणु के लिए वो कभी भी सेम नहीं होता। यदि परमाणु क्रमांक भिन्न होगा तो परमाणु भी भिन्न कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान माने वजन। वजन किससे होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। यदि किसी परमाणु के कुल द्रव्यमान की बात करें तो वो किससे संबंधित होगा? प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ अब हमारे पास बचती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचे। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक में, इसलिए इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। यानी द्रव्यमान संख्या बराबर है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या या न्यूक्लियॉन्स की संख्या, ठीक है। जो हमारी द्रव्यमान संख्या है वो क्या कहलाती है? हमारी न्यूक्लियॉन्स की संख्या। द्रव्यमान संख्या से माइनस जेड का कोई लेना देना है नहीं, ये यहाँ से हटा दीजिएगा आप, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। यहीं तक आपको ही लर्न करना है। नेक्स्ट है हमारे पास द्रव्यमान संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। जो द्रव्यमान संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण हो भी सकती है और नहीं भी। यानी द्रव्यमान संख्या दशमलव में भी होती है। अगला पॉइंट है कि एक तत्व x का परमाणु जिसकी परमाणु संख्या z और द्रव्यमान संख्या a है, निम्न संकेत द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई परमाणु है x
और यहाँ पे Z क्या हो गया इसका परमाणु क्रमांक, और A क्या हो गया इसका परमाणु भार। ये हमने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। यानी किसी परमाणु को यदि हमें प्रदर्शित करना है तो हम किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, इस प्रकार करेंगे। मान लिया आपके पास Z X A है, तो X क्या है, ये परमाणु है, Z इसका परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है। सपोज कीजिए आपके पास परमाणु है 11 सोडियम 23, तो 11 क्या है, ये परमाणु क्रमांक है, Z है, और 23 क्या है, ये परमाणु भार है यानी A है, द्रव्यमान संख्या है, परमाणु भार द्रव्यमान संख्या एक ही बात है। और Na क्या है, ये परमाणु है। इस प्रकार से आप भिन्न भिन्न परमाणुओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप मैग्नीशियम को प्रदर्शित करना, आपको पता है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है और परमाणु भार 24 होता है। तो यहाँ पर आप इसका ये परमाणु क्रमांक कितना हो गया 12, परमाणु भार कितना हो गया 24, तो Mg क्या हो गया, परमाणु हो गया। तो इस प्रकार से आप द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ टर्म आते हैं, समस्थानिक, समभारी और सम न्यूट्रॉनिक। तो हम सबसे पहले यहाँ समस्थानिक की बात करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि ना हाई स्कूल में भी आप पढ़ते हैं। समस्थानिक की बात करेंगे, पहले इसकी समानताएं देख लेंगे तो समस्थानिक में क्या क्या समानताएं हैं। यहाँ 2 टेबल हैं, ये नेक्स्ट पेज की असमानताएं और उदाहरण। आपको तो एक ही पेज पर ये दोनों टेबल कंबाइंड करके लिखनी है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा बड़ा दिखाना था तो इसलिए मैंने इस टेबल के 2 पार्ट कर लिए हैं। तो पहले समस्थानिक की समानताओं की बात करेंगे, फिर इनकी असमानताओं की बात करेंगे और फिर इनके उदाहरण की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समस्थानिक की। देखिए, वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, यानी जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान हो, यानी वे परमाणु जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, वे समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है। अब समान क्या क्या चीज़ है समस्थानिक में? आपने कहा कि परमाणु संख्या यानी Z समान हो, Z समान होगा तो प्रोटॉन समान होंगे, प्रोटॉन समान होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी समान होंगे, और इलेक्ट्रॉन समान होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनों का क्रम भी समान होगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा तो रासायनिक गुण समान होंगे, क्योंकि रासायनिक गुण किस पर डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। इसके बाद है आवर्त सारणी में स्थान। यदि परमाणु क्रमांक समान है तो आवर्त सारणी में स्थान भी समान है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। अब देखते हैं समस्थानिकों की असमानताएं। परमाणु भार भिन्न भिन्न होना चाहिए, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होना चाहिए, और भौतिक गुण भिन्न भिन्न होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। 1 दिखाई दे रहा है नीचे, 1 से मतलब क्या, परमाणु क्रमांक तीनों परमाणुओं समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या तीनों में भिन्न भिन्न है, अतः ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। ठीक है। दूसरे में ऑक्सीजन का उदाहरण लिया गया है, तीसरे में क्लोरीन का। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास समभारी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, समभारी, आइसोबार्स यानी भार समान यानी द्रव्यमान संख्या समान। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है द्रव्यमान संख्या, यानी P प्लस N, ये होती है P प्लस N। और ये क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ठीक है। इसलिए द्रव्यमान संख्या समान हो गई और न्यूक्लियॉन समान हो गए। असमान क्या क्या हुए इसमें, असमान आपके पास हुए परमाणु संख्या Z यानी परमाणु क्रमांक उसका उल्टा हो जाएगा ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास असमान हो गया, रासायनिक गुण असमान हो गया, आवर्त सारणी में स्थान भी असमान हो गया। अब यही ना देखिए आप, ठीक है, 1840, 1940 और 2040 परमाणु अलग अलग हैं क्योंकि परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, यानी भिन्न भिन्न परमाणुओं के परमाणु क्रमांक भी भिन्न भिन्न होते हैं, अतः ये सभी क्या है, समभारिक हैं। अब हम ये तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, कि तीसरा जो हमारा उदाहरण है वो क्या है उसको देख लेते हैं हम। अब है हमारे पास सम न्यूट्रॉनिक, नाम से पता चल रहा है न्यूट्रॉन समान, न्यूट्रॉनों की संख्या समान। अब देखते हैं हम असमान क्या क्या है इसमें। परमाणु संख्या असमान है, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भौतिक व रासायनिक गुण, आवर्त सारणी में स्थान, ये सभी क्या हो गए, असमान हो गए। और 14 सिलिकॉन 30, 15 फास्फोरस 31, 16 सल्फर
32। देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन बराबर होते हैं ए माइनस जेड, वहाँ ए माइनस जेड लिखा हुआ था ना, वहाँ गलत था, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है ए माइनस जेड, यानी 40 माइनस 18 कितने हो गए, पहला एग्जाम्पल देख लो 22, यहाँ देखिए 19, 40 माइनस 19, सॉरी हमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं देखनी है, हमें क्या देखना था यहाँ पे इसी सॉरी हमने एग्जाम्पल जो लिया है ना ये, एक मिनट इरेज ऑल, हमें एग्जाम्पल लेना है यहाँ, ठीक है। 40 सिलिकॉन 30, 15 फास्फोरस 31 और 16 सल्फर 32, हमें एग्जाम्पल ये लेना है, ये वाले तीनों एग्जाम्पल। तो हम यहाँ 30 माइनस 40 सॉरी 30 माइनस 14 कितने हो गए 16। फास्फोरस में देखें 31 माइनस 15 कितने हो गए 16, ऐसे ही 16 माइनस 32 इसमें कितने हो गए 16। ये किसकी संख्या आ रही है 16, न्यूट्रॉन्स की संख्या आ रही है, या न्यूट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन सेम है तो उसे हम क्या कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक्स। यदि न्यूट्रॉनों की संख्या समान है तो उसे हम क्या कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तरंग, थोड़ा सा तरंग के बारे में जान लेते हैं कि तरंग होती क्या है। देखिए तरंग जो है आपका वेव, सिंपल वेव आप ऐसे कह सकते हो कि जो वेव है वो इस तरीके से चलती है, ठीक है, एक डायरेक्शन में वेव चलती है। इसका ये वाला जो पार्ट है ये आयाम कहलाता है, यानी सबसे बड़ी जो ऊंचाई है इसकी आयाम, ठीक है। एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई तक की जो दूरी है तरंग दैर्घ्य लैम्डा कहलाती है। और ये जो दूरी है चाहे गहराई में लो या ऊंचाई में लो, ये दोनों सिरों की ये जो दूरी है ये जितनी अधिक बड़ी होगी उतना ही उसका तरंग नेचर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की, ये तो बात थी तरंग की। अब यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की, यानी इलेक्ट्रोन मैग्नेटिक नेचर, यानी विद्युत और चुंबकीय तरंगें एक साथ पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए विद्युत तरंग है, ठीक है, हमने माना कि ये जो थी क्या थी हमारी विद्युत तरंग थी। अब इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। एक और हमारे पास अब दूसरी तरंग आ गई जो इसके लंबवत चलती है, इसके लंबवत ऐसे, ठीक है। तो दो तरह की तरंग हो गई। मान लीजिए ऊपर वाला जो हमारा पार्ट था वो, ऊपर वाला जो पार्ट था ये क्या था विद्युत तरंग का था, नीचे वाला ये जो पार्ट है किसका है चुंबकीय तरंग का। यानी दोनों रेखाएं, दोनों जो तरंगे हैं वो एक दिशा में चल रही हैं लेकिन एक दूसरे के लंबवत चल रही हैं। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें, यानी ऐसी तरंगें जिनमें विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग एक साथ चले लेकिन एक दूसरे के लंबवत चले, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये तो बात रही समझने की। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगें, साधारण प्रकाश, अल्फा किरण, गामा किरण आदि विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। जो सामान्य प्रकाश है, जो लाइट है बल्ब से निकल कर आ रही है, ये सब क्या है विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। क्योंकि इस प्रकार की तरंगें किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित इकाई के घूर्णन द्वारा या विद्युत क्षेत्र में चुंबक के द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में तरंगों की विशेषताएं होती हैं तथा इसके प्रसारण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि बल्ब से आने वाली जो लाइट है इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब इनकी लक्षण क्या है, ठीक है, गुण क्या क्या। सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश के वेग से चलते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं वो प्रकाश के वेग से चलते हैं, जितने भी हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश के वेग से चलते हैं। दूसरा, इनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के घटक होते हैं, दोनों घटक हैं, देखिए विद्युत के भी और चुंबकीय के, जैसा भी मैंने बताया भी था, जो एक दूसरे के लंबवत दिशा में दोलन करते हैं। यानी इस तरीके से, एक तो ऐसे गति कर रहा है और एक इसके ऐसे।
ये लंबवत दिशा में गति कर रहे हैं। प्रत्येक तरंग की निम्नलिखित 5 विशेषताएं होती हैं। अब 5 विशेषताएं कौन कौन सी हैं तरंग की, वो देख लेते हैं अब हम। सबसे पहली विशेषता है तरंग दैर्घ्य। मैंने बताया था आपको कि 2 क्रमागत उतारों या चढ़ाव के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। 2 क्रमागत चढ़ाव यहाँ दिखाई दे रहे हैं, या 2 क्रमागत उतार जिन्हें गर्त कहते हैं। जो चढ़ाव है वे सुरंग हैं और जो नीचे की तरफ हैं वो गर्त हैं। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तरंग दैर्घ्य कहलाता है और ये ही असली तरंग की प्रवृत्ति को प्रदर्शित भी करता है। तरंग दैर्घ्य जितनी बड़ी होगी उसका मतलब तरंग नेचर उतना ही अधिक होगा। अब हम बात कर रहे हैं तरंग दैर्घ्य की, यानी 2 क्रमागत उतारों व चढ़ाव के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, लैम्डा के द्वारा निरूपित की जाती है तथा इसे सेंटीमीटर, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। यह दृश्य प्रकाश की किरण के रंग को ज्ञात करती है। मतलब कहने का यह है किसी भी तरह का प्रकाश है उसके बारे में यदि ज्ञात करना है आपको तो लैम्डा से ज्ञात करेंगे। यहाँ इनकी इकाइयाँ दे रखे हैं, या आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लें। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास आवृत्ति। किसी तरंग द्वारा एक दिए हुए बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने की संख्या तरंग की आवृत्ति कहलाती है। मान लीजिए एक बिंदु है यहाँ और 1 सेकंड में से जितनी तरंगें होकर गुजर जाएंगी वो उसकी क्या कहलाएंगी, उस तरंग की आवृत्ति कहलाएंगी। ठीक है, यह म्यू के द्वारा निरूपित की जाती है। आवृत्ति बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको म्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये जो म्यू आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, इस म्यू के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। तथा चक्कर प्रति सेकंड या हर्ट्ज इकाई में भी इसको व्यक्त किया जाता है। हर्ट्ज HZ या 1 साइकिल पर सेकंड, 1 सेकंड में कितने साइकिल हैं। किसी तरंग की आवृत्ति इसकी तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के उल्टी होती है। यानी 1 सेकंड में तय की गई दूरी वेग c, यानी म्यू बराबर c अपॉन लैम्डा, यानी कि आपकी जो लैम्डा है वो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सॉरी जो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था आवृत्ति का। देखिए आपने रेडियो की फ्रिक्वेंसी भी देखी होगी कि इतने गीगाहर्ट्ज पर ये फलाना चैनल आएगा। तो ये जो आवृत्तियाँ हैं ये तरंगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ हो गई वेग। 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी इसका वेग कहलाती है। 1 सेकंड में कोई भी आपकी तरंग है, 1 सेकंड में जितना दूरी वो तय करेगी तरंग, वो उसका वेग कहलाएगी। यह c के द्वारा निरूपित किया जाता है गणितीय रूप में 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। c बराबर लैम्डा इंटू वी, यानी लैम्डा कितना है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें एक समान वेग अर्थात 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर सेकंड, 3 × 10 मीटर सेकंड या 186,000 मील सेकंड से अंतरिक्ष से गुजरती हैं। भिन्न प्रकार की तरंगों की तरंग दैर्घ्य भिन्न होती हैं तथा इसलिए आवृत्ति भी भिन्न भिन्न होती हैं। ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, ये नोट करने लायक बात है, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है हमारे पास तरंग संख्या। ये बहुत पूछा जाता है। तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं, यानी यह तरंग दैर्घ्य के प्रति सेंटीमीटर संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है तथा सेंटीमीटर में व्यक्त किए जाने वाले तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम के समान होती है। यह म्यू बार द्वारा निरूपित की जाती है तथा सेंटीमीटर में व्यक्त की जाती है। यानी तरंग दैर्घ्य के उल्टे को ही हम क्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। ठीक है, आज के लिए अच्छा। अभी एक और चीज़ यहाँ रखी, आयाम। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि आपके पास जो तरंग चल रही है, ठीक है, वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक है। यहाँ तक की जो दूरी है, जो एक सुरंग या एक गर्त तक की जो ये डिस्टेंस है, ये आयाम है, इसे a के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसको थोड़ा आप डिटेल में कर लेते हैं आयाम को। आयाम यह किसी तरंग के चढ़ाव की ऊंचाई तथा उतार की गहराई है तथा a द्वारा निरूपित किया जाता है। यह प्रकाश की किरण की तीव्रता या चमकीलेपन को ज्ञात करता है। विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों की उनकी बढ़ती हुई या घटती हुई तरंग दैर्घ्य के क्रम में व्यवस्था विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाती है। आयाम तो क्या हो गया आपका, जो मैंने अभी बताया था
कि एक सुरंग तक की जो दूरी है वो ए के द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है। और विभिन्न प्रकार की जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, यदि उनकी बढ़ती हुई या घटती हुई तरंग दैर्ध्य है या आवृत्ति के क्रम में व्यवस्था की जाए तो वह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। और ये आपके पास विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की कुछ रेंज यहाँ दी गई हैं, जैसे रेडियो तरंगें, माइक्रो तरंगें, अवरक्त तरंगें, दृश्य तरंगें, परावैंगनी तरंगें। तो बहुत सारी तरंगें हैं या दृश्य प्रकाश है, वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।